जब हम बात करते हैं हिंदुत्व के एवोल्यूशन की, तो हाउ डू यू सी हिंदुत्व एज एन इवॉल्विंग आइडियोलॉजी, और इज़ इट इवॉल्विंग फ्रॉम प्रैग्मेटिज्म टू मेटाफिजिक्स, और क्या ये एक प्रैग्मेटिक प्रोजेक्ट होते हुए भी एक अपनी मेटाफिजिक्स को साथ ही साथ प्रोड्यूस कर रहा है? जीनियोलॉजी अगर ट्रेस की जाए सबसे पहले कि हिंदुत्व एज अ प्रोजेक्ट, तो 1890s में भी बात हो रही है। वर्ड सबसे पहले जो कॉइन हो रहा है वो 1890s में हो रहा है। तो लेकिन अगर हम हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट में देखें, फॉल ऑफ 1857 के बाद जो मुग़ल सल्तनत का फॉल है, राइज़ ऑफ पहले से चल रहा था लेकिन ब्रिटिश जो राइज़ है कॉलोनियलिटी का, फिर सर्वे हो रहा है, सेंसस में निकल कर आ रहा है कि रियल कंपोजिशन क्या है। उसके बाद बंगाल का पूरा मूवमेंट हो रहा है, बंगाल का सो कॉल्ड पार्टीशन भी होता है। क्यों? क्योंकि एंजाइटी प्रोड्यूस होती है कि भाई हमें तो पता ही नहीं था कि इस इलाके में इतने मुसलमान रहते हैं, क्योंकि हमेशा से ये था कि भाई मुसलमान यहाँ सिर्फ काबिज़ है, रूलर है, यहाँ पे कोई इनकी बहुत इनसिग्निफिकेंट पॉपुलेशन है। तो ये भी कभी नहीं, इट्स अ सिग्निफिकेंट रियलिटी। तो ये सब टेंशन जब जब मुस्लिम सॉवरेंटी साउथ इंडिया में रिसीड हो रही थी एज एन इंस्टीट्यूशनल नेशनल फ्रेम, नेशनल मत कहिए उसको, एम्पायर फॉर्म में, तो उस वक्त जब भी कोई इस तरह का स्ट्रक्चरल चेंज होता है तो हर कोई चाहता है कि भाई हम अब सिस्टम बनाएं। नेचुरल है, वो सोचता है मैं इस पावर को ग्रैब कर पाऊँ। मैं एक नॉर्मल कंपनी में या ऑर्गेनाइजेशन में भी चीज़ें चेंज होती रहती हैं, तो फलाना बंदा सोचता है मैं क्यों ना यूनिवर्सिटी का वीसी बन जाऊँ, मैं क्यों। तो ये नेचुरल प्रोसेस जो हो रहा था उसमें जो ये वेस्टर्न कॉलोनियलिटी थी, स्पेशली यूरोपियन कॉलोनियलिटी थी, उसमें भी ब्रिटिश कॉलोनियलिटी थी, उसमें ये रिकन्फिग्रेशंस में मूवमेंट्स इमर्ज हो रहे थे। नेशनल मूवमेंट भी था जो बाद में कांग्रेस, और नेशनल मूवमेंट के विद इन वो मूवमेंट भी था जहाँ पे हिंदू मेजोरिटेरियन सिंबल्स का 1860s 70s स्पेशली 1880s 90s के बाद इस्तेमाल होना शुरू हो गया था। तो वहाँ पे सबसे पहले मैं बोलता हूँ कि जो आनंद मठ में बंकिम चंद्र चैटर्जी हैं, उन्होंने पहली बार एक केरला फाइल्स बनाई, उनकी बुक आनंद मठ के फॉर्म में। क्या है वो भी एक फिक्शनल स्टोरी है, वो भी एक हिस्टोरिकल एनालिसिस है। उसमें बताया जा रहा है कि भाई एक मुसलमान हैं जो फ़कीर हैं, वो हटा दिए जा रहे हैं हिस्ट्री से। मतलब हिस्टोरिकली हुआ ये ना कि भाई मुस्लिम फ़कीर और हिंदू संतान ने मिल के लड़ाई लड़ी किसके ख़िलाफ़? ब्रिटिश कॉलोनियलिटी के ख़िलाफ़। क्यों? क्योंकि उनकी पॉलिसीज़ की वजह से भुखमरी हो रही थी, उनकी पॉलिसीज़ की वजह से उनके जो ट्रेडिशनल रूट्स हैं वो ख़राब हो रहे थे। तो उसमें से आपने इनको तो हटा दिया, मुसलमानों को पिक्चर से, बोला सिर्फ हिंदू जो हैं संतान, जो भारत माता की जय बोल रहे हैं, वही वो लोग हैं जिन्होंने ब्रिटिश के ख़िलाफ़ वो करी, और उनका जो पिट्ठू बैठा हुआ है वहाँ पे वो ये मुसलमान नवाब है। तो हिस्टोरिकल रिकन्स्ट्रक्शन मिथ से, जो मिथ उस वक्त वजूद में लाई जा रही है, क्योंकि हिस्ट्री तो ऐसी है ना कि भाई आपका नेक्स्ट जनरेशन अगर नहीं पढ़ी है, उसको जो बता दें उसको ये लगेगा कि पहले यही हुआ है, हमें क्या पता हमारे परदादा से पहले की दुनिया क्या थी। वो पढ़ते हैं तो रिसोर्सेज क्या होती हैं। तो हिंदुत्व उस टाइम पे अगर आप देखें तो इस्लाम एज ए सॉवरन फ्रेमवर्क विद मुस्लिम्स यूटिलाइजिंग इट, वो तो फॉल हो रहा है। तो मुस्लिम पॉलिटिकल, मुस्लिम कल्चरल, मुस्लिम इकोनॉमिक सॉवरेंटी डिक्लाइन पे है। लेकिन एक कई सौ साल से हिंदी हार्टलैंड में और बहुत जगहों पे हिंदू क्योंकि डोमिनेंट फोर्स नहीं था, तो वो भी ऐसा नहीं है कि बहुत ऑर्गेनाइज्ड है। तो जैसे होता है कि भाई पहले कोई इंटेलेक्चुअल है, वो सोचता है किसी चीज़ के बारे में, तो जो मुस्लिम, जो हिंदू अपर कास्ट, हिंदू इलीट, हिंदू ब्यूरोक्रेट, एक तरफ सर सैयद भी इन्हीं कैटेगरीज में आते हैं, वो सोच रहे हैं। तो इधर भी सोचा जा रहा है, आर्य समाज मूवमेंट हो रहा है, शुद्धि मूवमेंट हो रहा है, हिंदू महासभा बन रही है, बाद में मुस्लिम लीग भी बन रही है। तो वहाँ पे जो तसव्वुर है हिंदुत्व का, वो अभी भी एक ऐसी कोशिश है कि भाई कौन सी ऐसी आइडेंटिटी है जो मोबिलाइज कर सकती है हिंदू आइडेंटिटी को। तो वहाँ पे बंगाल में फॉर एग्ज़ाम्पल जो दुर्गा पूजा है या दूसरी बहुत सारी जो वहाँ की लोकल फेस्टिवल्स हैं, फेस्टिविटीज़ हैं, हिंदू फेस्टिविटीज़ हैं, उनको वंदे मातरम में या दूसरी जगहों पे उसको प्रिविलेज दिया जा रहा है। तो यहाँ से तो एक आइडेंटिटी कंस्ट्रक्ट हो रही है, जो शुरू में क्या होता है कि बहुत वेग होती है, बट उसको ये पता होता है कि भाई ये एक हिंदू समाज है, इसकी कोई हिस्ट्री है, वो यहाँ रहा है, इसको हमें प्रिविलेज और मेजोरिटेरियन पर्सपेक्टिव से देना है। जैसे कैपिटलिज्म के बारे में एडम स्मिथ ने कुछ सोचा, लेकिन आज के डेट में जो कैपिटलिज्म है, न्यू लिबरलिज्म है, वो एक बड़ा पैराडाइम है,
वो ज़िंदगी के हर शोबे में उसके क्या असरात होंगे वो पूरे डिराइव हुए हैं कई सौ साल की रीडिंग्स से और राइटिंग्स से। तो वहाँ तो हिंदुत्व का ये तसव्वुर पहली बार आया कि भाई हम एट द एंड ऑफ द डे सेंसस मेजॉरिटी हैं, हमारा यहाँ पे हिस्टोरिकल वो है, बहुत सारे लोग अलग अलग तरीक़ों से लिख रहे हैं। विवेकानंद अपने आप कुछ बता रहे हैं कि भाई हिंदू सोसाइटी का यहाँ पे ये है, हमेशा जिसे कहते हैं कि नॉन एग्रेसिव सोसाइटी रही है, वेदांतिक फ़िलोसफी को वो प्रमोट कर रहे हैं, सब बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। पहली बार सावरकर के पास आके जब हम पहुँचते हैं तो वो पॉलिटिकल थेराइजेशन, स्टेबल पॉलिटी का थेराइजेशन वहाँ पे आके कंसीव होता है कि भाई हमें ऐसी एक टेरिटरी को कंसेप्चुलाइज करना है कि जहाँ पे वो ऐसी फ़िलोसफीज़ जो हिंदुइज़्म की इंडिजिनिटी कि वो यहाँ का ओरिजिनल बिलोंगिंग है वो रह जाए, और जो बाकी ऐसी आइडेंटिटीज़ हैं जो क्लेम कर सकती हैं पावर को, वो स्ट्रक्चरली एक्सक्लूड हो जाएं। कोई एक ऐसा बाउंडेड फिलोसॉफिकल फ्रेमवर्क, पॉलिटिकल थेरी लानी थी। तो उसमें कि भाई ये मुसलमान बाहर से हैं, ईसाई धर्म बाहर से है, उसमें कि भाई कम्युनिज़म, लिबरलिज़म, वेस्टर्न मॉडर्निटी, मुसलमान भी इस तरह बहुत सारी चीज़ों में कुछ कैटेगरीज़ में सोच रहे हैं कि भाई ये जो एपिस्टेमोलॉजी है वेस्ट की, ये हमारे साथ कंपैटिबल नहीं है ट्रेडिशन के साथ। तो बहुत सारी चीज़ें ओवरलैपिंग भी होंगी, लेकिन डिफरेंस ये होता है उसमें कि पहली बार इमेजिनेशन में ये आता है कि जैसा कि ये जो नेशन स्टेट है, इसकी जो टेरिटोरियलिटी है, उसको भारतवर्ष की तरह पास्ट से रिकन्स्ट्रक्ट ये करके बताया जाता है। ये एज इफ ये कल्चर की बॉडी है। दिस इज़ एन ऑर्गेनिक होल विद इन विच सर्टन एस्पेक्ट्स ऑफ थियरी कैन इमर्ज, क्योंकि यहाँ की ज्योग्राफी सेक्रेड है और वही इस तरह की प्रोडक्शन करेगी, चाहे उनके बीच में इंटरनली बुद्धिस्ट यहाँ का है, सिख यहाँ का है, लेकिन जो बाहर से आए हैं वो उस सेक्रेड ज्योग्राफी के प्रोडक्ट नहीं हैं। तो वो आइडेंटिटी और आइडियोलॉजी के लेवल पे वो फॉरेन कल्चर और फॉरेन फ्रेमवर्क सुला रहे हैं। तो अभी तक ये था, इवन 2014 से पहले तक भी, कि आपने एक इलीट्स को ट्रेन कर रहे हैं, हिंदू महासभा ऑर्गेनाइज हो रही है, अखाड़े भी हैं, आरएसएस भी है, सारी चीज़ें हैं, बट वो बॉटम अप में बहुत छोटे लेवल पे मूवमेंट था। लोगों को जोड़ा जा रहा था, जोड़ के उनको कंसेप्ट कंसीव करवाया जा रहा था कि भाई इस तरह की ज्योग्राफी है, ये हमारी हिस्ट्री है, उसमें रीराइटिंग हो रही थी। बट स्टेट की आइडिया के साथ वो टेंशन में था, नेशनल मूवमेंट के साथ टेंशन में था कि भाई किस तरह का जो मुल्क है वो वजूद में आएगा, वो सारी चीज़ें हो रही थी। तो जो आपका ये सवाल है कि जो मॉडर्न नेशन स्टेट्स हैं 1947 के बाद, हुआ ये कि क्योंकि नेशनल मूवमेंट डोमिनेंट था और पार्टीशन हो गया, अगर पार्टीशन नहीं हुआ होता तो शायद कॉन्स्टिट्यूशन और थोड़ा प्रो माइनॉरिटीज़ होता, लेकिन पार्टीशन की वजह से थोड़ा सा इनको जो हिंदुत्वादी हैं उस ज़माने के, हिंदू महासभा के लोग, आरएसएस के लोग जो उसमें थे, उनको, और मेरा तो ये आर्ग्यूमेंट है कि पार्टीशन करवाने में भी अलग अलग लेयर्स हैं, कौन कौन एक्टर्स हैं। तो नंबर 1 हिंदू महासभा आरएसएस का इन्वॉल्वमेंट है, सेकंड नंबर पे फिर मुस्लिम लीग प्लस कांग्रेस वगैरह का जो रोल है, क्योंकि वो जो पूरे टाइम पीरियड में 1890s से शुरू हुआ मामला, फिर 1900s में आपका और ज़्यादा वो एंटी मुस्लिम और एंटी मुस्लिम कम्युनल राइट्स, और इधर से भी फिर मुसलमान रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि भाई सिर्फ हर चीज़ को एक तरफा देखा जाना चाहिए, इधर से पत्थर फेंका जा रहा है तो इधर से भी हो रहा है। फिर स्पेशली 1905 के बाद बंगाल में जब ये हुआ कि भाई दुकानें बंद करनी है नेशनल मूवमेंट के लिए और मार्केट बंद करनी है, तो वहाँ पे गरीब मुसलमान था, उसका ज़्यादा नुकसान हो रहा था, वो अग्रेरियन इकोनॉमी पे डिपेंडेंट था, और हिंदू के पास पैसा था, वो ज़्यादा इलीट था, तो मुसलमान और दलितों वगैरह को जो गरीब है उसको नुकसान हो रहा था। तो फिर वो कि भाई आपके नेशनल मूवमेंट में या तो हमें कुछ मिले, हम सर्वाइव कैसे करें, नहीं हो रहा है तो हमारा घर कैसे चलेगा। तो वहाँ पे फिर वो रिलीजियस स्ट्रगल से ज़्यादा वो क्लास स्ट्रगल थी, क्योंकि बंगाल की हिस्ट्री में अंग्रेज़ों के आने के बाद मुसलमानों को मार्जिनलाइज किया था एज अ पॉलिसी ब्रिटिश ने, और न्यू क्लास ऑफ भद्रलोक इमर्ज हुए थे, तो नेचुरली जो डेमोग्राफिक डिविडेंड था वो ऐसा था। तो वहाँ पे जो इकोनॉमी ऑफ वायलेंस शुरू होती है, वो जो 30-40 साल का जो वायलेंस है, जिसमें वो लोग जो नेशनलिस्ट पॉलिटिक्स कर रहे थे मुसलमान, इवन इकबाल नेशनलिस्ट थे, मौदूदी नेशनलिस्ट थे, और भी लोग थे, वो धीरे धीरे इनके रिस्पॉन्स में
कि ये जिस तरह से हिंदुज़म को सामने रख रहे हैं और उसमें जो वायलेंस को इंटरट्वाइन कर रहे हैं, तो इनको खदशा पैदा होता है। हालांकि मैं उससे भी नाइतफाकी रखता हूँ बहुत सारी चीज़ों में कि भाई आपको विद इन फ्रॉम इस्लामिक थियोलॉजी यू हैव टू देन एंगेज विद दैट इन अ सेंस दैट यू हैव टू ब्रिंग एन ऑल्टरनेटिव। बट डिस्पाइट दैट हो ये रहा है कि एक टेंशन प्रोड्यूस हो रही है, उससे पार्टीशन प्रोड्यूस हो रहा है। पार्टीशन होने की वजह से जिसमें हायरार्किकल और रोल्स हैं, जिसमें मेरे जो लिमिटेड पर्सपेक्टिव से आई फाइंड, जितना मैं उसको रीड करता हूँ, जो हिंदुत्व है, नॉट लार्जर हिंदुज़म, वो पर्टिकुलर जो हिंदुत्व है वो बहुत स्मार्टली टेंशन्स क्रिएट कर रहा है जहाँ जहाँ उसे मौका मिल रहा है। और उसका रिस्पॉन्स मुसलमान आज भी जैसे रिएक्शनरी कर रहे हैं, जब भी रिएक्शनरी कर रहे हैं एक बड़ा तबका, तो वो रिएक्शनरी रिस्पॉन्स में यहाँ की एक रियलिटी प्रोड्यूस हुई जिसमें मुसलमान हिंदुस्तान में और माइनॉरिटी बन गया जितना वो लार्जर साउथ एशिया में ना होता। तो उससे फिर जो नेगोशिएशन हुआ अभी तक कि आप एक लेवल पे थे कि ब्रिटिश कॉलोनियलिटी थी, ज़्यादातर जो कम्युनिटीज़ थी वो उस कॉलोनियलिटी के विद इन रिस्पॉन्ड कर रही थी, तो मजबूर थे इक्वल लेवल पे एंगेज करने के लिए। पार्टीशन के बाद कि भाई देखो मुसलमानों को तो ये मिल गया है, अब हिंदुत्व फ्रॉम नॉन एंगेजमेंट विद दी स्ट्रक्चर। लेकिन क्या कर रहे थे कि भाई ब्रिटिशर्स के साथ भी बाबू मिले हुए थे बहुत सारे, लेकिन ये नहीं था कि भाई ऑन गोइंग टेंशन, तो फिर आरएसएस वगैरह ने ये भी डिसीजन लिया कि भाई हम डिस्टेंस रहते हैं कि अगली अल्टीमेटली तो यहाँ पे जो आने वाला है वो तो अल्टीमेटली मेजॉरिटी हिंदू ही आने वाला है, वो बाद में देखा जाएगा, पहले तो हमें इनसे छुटकारा पाना है। तो पार्टीशन के बाद थोड़ी और ज़्यादा रोल्स चेंज होते हैं। आप अब मेजॉरिटी में हैं, नेशन स्टेट है जिसमें ये नहीं है, ब्रिटिशर्स नहीं है, मुसलमानों के ऊपर ऑलरेडी इल्ज़ाम लगा दिया गया है पार्टीशन का, तो उनको एज एन एक्टिव एक्टर कंसोलिडेट होने से अपने जिसे कहते हैं रेटरिक और डिस्कोर्स से रोका जा सकता है। कोई भी लिबरल सेकुलर पार्टी आइडियली जिसको अपना वो रोल लेना चाहिए था, वो अपनी पॉलिटिक्स को कंसोलिडेट करने के लिए मुसलमानों को कॉम्प्रोमाइज़ और सैक्रिफाइस करने को तैयार हैं। और यहाँ पे भी बहुत ज़माने तक अलग अलग, जैसे नेहरू से शुरू होता है तो नेहरू ज़्यादा आइडियोलॉजिकल थे, इंदिरा उनसे कम आइडियोलॉजिकल थी, राजीव गांधी उनसे और कम आइडियोलॉजिकल थे, बीच बीच में और एक्टर्स आ रहे हैं वो तो बिल्कुल आइडियोलॉजिकल नहीं थे, उनका ये था कि भाई कांग्रेस को। इस सब में जो पिस रहा है वो धीरे 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 मुस्लिम पॉलिटिकल सॉवरेंटी जो 1857 पे एक लेवल पे थी, वो फिर कल्चरल सॉवरेंटी की डिबेट हुई और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स की डिबेट हुई। धीरे 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 कि ये आ रहा है कि भाई आप स्टेट के साथ टेंशन में तो हैं हिंदुत्ववादी, लेकिन स्टेट में आपके लोग भी हैं, कांग्रेस में भी हैं, ब्यूरोक्रेसी में भी हैं, पुलिस में भी हैं, तो एक एक्टिव डिसएंगेजमेंट, एंगेजमेंट, कॉन्फ्लिक्ट, यूनिटी, सब एक्सपेरिमेंट्स चल रहे हैं। देयर वाज अ कांस्टेंट बार्गेन है। फिर राम जन्मभूमि मूवमेंट ने जिस तरह से उसको यूनिवर्सलाइज और नेशनलाइज किया, हम सब जानते हैं कि भाई डीडी न्यूज़ पे किस तरह से रामायण प्ले हुई, उसमें भी सब कुछ 1000 बातें 1000 लोग करते हैं, लेकिन उसका अल्टीमेट जो रिज़ल्ट आया, एवरी कम्युनल वायलेंस और एवरी ये कि भाई मुसलमानों का अपीजमेंट हो रहा है, वो जैसे आज़ादी से पहले कंसोलिडेशन कर रहा था एक पर्टिकुलर उसका, तो ये इनको मास्टर टैक्टिक पता है और ये वो करते चले गए। और अल्टीमेटली जो कंसोलिडेशन हो रहा है वो स्टेट में आ गया 2014 में। हिंदुत्व अब सिर्फ जो उसकी रूह उन्होंने पढ़ी थी, बाद में गुलवलकर ने रिफ़ाइन करी, बाद में दूसरे लोगों ने रिफ़ाइन करी, कि हमने उसकी रूह तो डिफ़ाइन कर दी लेकिन अभी उसके पास बदन नहीं है, बॉडी नहीं है। तो वो जो स्टेट को आपने डिफ़ाइन किया था, उस स्टेट को एज अ बॉडी ओढ़ने का आपको मौका 2014 के बाद मिला, लेकिन अभी भी उस बॉडी का जो नफ्स है वो कॉन्स्टिट्यूशनली कुछ और डिफाइंड था उनके मकासद के अलावा। तो धीरे 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 ट्रिपल तलाक, यूसीसी, 370 का एब्रोगेशन और वक्फ और ये सारी चीज़ें उस कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी का रिकंस्ट्रक्शन और रीरीडिंग दोनों एक साथ हुई, और अल्टीमेटली जो रूह, नफ्स और जो जिस्म है वो हिंदुत्व की फ्यूजन हो गया। उसके बाद भी बॉडी में तो रहता है ना कि भाई आपके कोई वायरस रह जाएगा, कोई बैक्टीरिया रह जाएगा, बट अब वो मेजर कंपोनेंट नहीं है, वो ऑर्गन नहीं है ऐसा कि जो बॉडी रिजेक्ट कर रही है। तो जितने भी स्टेट के ऑर्गन्स हैं
उनकी जो स्ट्रक्चर है वो अभी भी इट्स अ कंटिन्यूड प्रोसेस। आप ये मत बोलिए कि वो परफेक्ट हो गया, इट्स एन ऑन गोइंग प्रोसेस। तो जिसको मैं न्यू हिंदुत्व बोल रहा हूँ वो ये नहीं है कि भाई वो हिंदुत्व से फिलोसॉफिकली कंप्लीटली अलग है। फिलोसॉफिकली एज अ प्रोजेक्ट तो वो आनंद मठ में भी सिमिलर बातें कर रहा है, लेकिन उसकी लेयर जैसे कैपिटलिज्म की इंडिकेशन और डायरेक्शन सिमिलर है, लेकिन फिर वो स्टेट में कैसे फ्यूज़ होगी, दूसरों के साथ कैसे एंगेज करेगी, जेंडर पे क्या होगा, क्लास की डिबेट में क्या होगा, वहाँ पे वो अपने आप को रीलोकेट थियराइज करती है कि वो इवन चाइना जैसे कम्युनिस्ट स्टेट में भी अपने आप को मैनिफेस्ट करवा सकती है। तो न्यू हिंदुत्व ये है कि इट इज़ नॉट जस्ट ए एम्बिगुअस क्लेम, it is a very robust metaphysics wherein territoriality, wherein the nature of law, wherein the idea of culture, wherein the idea of ethnicity, wherein the idea of religion, wherein the idea of all of the components including economics, including how societies are constituted, वो सारी चीज़ें एक यूनिफाइड एक कंसिस्टेंट फ्रेमवर्क से आती हैं। और उसके लिए जो पहले रिक्वायरमेंट थी कि आपके पास एक मूवमेंट हो, आरएसएस या कोई और, वो मूवमेंट की रिक्वायरमेंट अब ख़त्म हो गई क्योंकि स्टेट ही हिंदुत्व बन गया है। पहले उसके लिए आपको एक ऐसी, क्योंकि आप स्टेट नहीं थे तो आपको एक मूवमेंट चाहिए था। इसका मतलब ये नहीं कि मूवमेंट ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि जब तक डेमोक्रेसी है, जब तक पोटेंशियल रहता है एक्सचेंज का, लेकिन इसकी पावर आरएसएस की भी डिफ्यूज़ होने लगी है। इसीलिए आपको बहुत सारे इंटेलेक्चुअल्स थिंकर्स वो पोस्ट आरएसएस थिंकिंग ऑफ हिंदुत्व और पोस्ट हिंदू महासभाइट थिंकिंग ऑफ हिंदुत्व, क्योंकि हिंदू महासभा तो और टॉप डाउन थी, इलीट हिंदूज उसको डोमिनेट करते थे। आरएसएस में फिर भी आपका बॉटम अप, और आपको दलितों को भी जोड़ा, ओबीसी को भी जोड़ा और ज़्यादा, लेकिन स्टिल एक हायरार्किकल कंस्ट्रक्शन था। अब क्या है कि वो वापस रीडिज़ोल्व हो गया है, अलग अलग जो आपकी कास्ट की लेयरिंग्स में उसकी पूरी एजेंसीज डिफाइंड हो गई हैं, रोल्स डिफाइन हो गए हैं। और उसके लिए अब ज़रूरी नहीं है कि आरएसएस, जब तक स्टेट है हिंदुत्व, आरएसएस इज़ जस्ट वन ऑफ द ऑर्गेनाइजिंग फोर्सेस।